हेलो एवरीवन। तो प्रीवियस वीडियो में हमने सिमेट्रीज़ के बारे में डिस्कस किया, जहां पर हमने ये देखा कि अगर आपके पास एक पॉइंट चार्ज है या अगर आपने चार्ज को एक स्फीयर पे स्प्रेड किया हुआ है यूनिफॉर्मली, तो वहां पर आप जो गॉसियन सरफेस लेते हो वो स्फेरिकल गॉसियन सरफेस लेते हो। अगर आपके पास लाइन चार्ज है, लाइन चार्ज के लिए अगर लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आपके पास है, तो वहां पर आप देखते हो कि सबसे बेस्ट ऑप्शन जो आपके गॉसियन सरफेस का रहता है वो सिंपली आपका सिलेंडर रहता है, क्योंकि वहां पर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड होता है। वहां पर आपके जितने भी आप एरिया वेक्टर्स गॉसियन सिलेंडर पे ड्रॉ करते हो वो भी रेडियली आउटवर्ड्स होते हैं। तो कर्व्ड सरफेस एरिया के लिए आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है और आपके पास जो एरिया वेक्टर होता है उन दो के बीच का एंगल आपके पास 0 डिग्री आ जाता है। दैट मींस जब भी आपके पास एक लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा वहां पर आप गॉसियन सिलेंडर को यूज किया करोगे सो दैट कि आप इलेक्ट्रिक फील्ड स्पेस में निकाल सको। लास्ट आपके पास सिंपली प्लेन शीट था। जब आप प्लेन शीट पे कोई भी चार्ज स्प्रेड करते हो वहां पर जो गॉसियन सरफेस आप लेते हो वो एक बॉक्स टाइप का आप लेते हो। दैट मींस आपको अपने प्लेन शीट को एक बॉक्स में एनक्लोज कर देना होता है। फिर वो बॉक्स आपका सिलेंड्रिकल हो सकता है, वो बॉक्स आपका सिंपली क्यूबॉइडल हो सकता है, तो वो आप पे डिपेंड करता है। बट आपको वहां पे एक बॉक्स यूज करना होता है, वो बॉक्स पियर्स करता है आपके जो आपके पास प्लेन शीट पर चार्ज होता है उसके थ्रू वो पियर्स करता है। तो ये तीन हमने सिमेट्रीज पढ़ी थी। अब जो पहला एप्लीकेशन हम देखने वाले हैं गॉस लॉ का, जो जिसकी मदद से हम इलेक्ट्रिक फील्ड को इवैल्यूएट करेंगे, वो सिंपली होने वाला है कि अगर आपके पास एक लाइन चार्ज है, लाइन चार्ज की वजह से स्पेस में अगर आप कहीं पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड को इवैल्यूएट करना चाहोगे तो आप गॉस थ्योरम को यूज करके इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू निकाल सकते हो। तो एप्लीकेशन 1 पे जाता हूं। एप्लीकेशन 1 आपके पास है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग यूनिफॉर्मली चार्ज थिन वायर। दैट मीन्स यहां पर जो आपका वायर होने वाला है दैट विल बी इनफाइनाइटली लॉन्ग। अगेन इनफाइनाइटली लॉन्ग इसलिए लिया हुआ है सो दैट कि इलेक्ट्रिक फील्ड आपका यूनिफॉर्म आ जाए एक रीजन में। जब आपका इलेक्ट्रिक फील्ड एक रीजन में यूनिफॉर्म आ जाएगा आप फिर वहां पर गॉसियन सिलेंडर ड्रॉ करोगे। गॉसियन सिलेंडर ड्रॉ करने के बाद आप देखोगे कि गॉसियन सरफेस पर हर एक जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा, वो सेम होगा। जब इलेक्ट्रिक फील्ड आपका समवॉट कांस्टेंट बन गया तो इंटीग्रल सॉल्व करने में बहुत आसानी हो जाएगी। तो फिलहाल के लिए डायग्राम को समझते हैं। पॉइंट नंबर 1 आराम से देखते हैं। आपके पास यहां पर आप देख सकते हो कि आपके पास यहां पर एक पॉजिटिवली चार्ज वायर है और ये आपके पास इनफिनिटली लॉन्ग है, जो जिसका एक एंड एक इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, दूसरा एंड दूसरे इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। एज सच इनफिनिटली लॉन्ग वायर होता नहीं है कुछ भी। आप बोल सकते हो कि ये आपके पास बहुत ही लॉन्ग वायर है, लॉन्ग थिन वायर है। दैट मीन्स यहां पर आपका जो चार्ज है वो वन डायमेंशन के अलॉन्ग स्प्रेडेड है। फर्दर देख लो, इस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से आप पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड इवैल्यूएट करना चाहते हो। अगर आप यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट पी पे इवैल्यूएट करना चाहते हो, आप देख लो कि आपके वायर और पॉइंट पी में कितना सेपरेशन है। वो सेपरेशन यहां पर हमने आर से रिप्रेजेंट किया है। तो आप यहां पर इस पॉजिटिव चार्ज वायर को एज एन एक्सिस ऑफ सिलेंडर मानो, इस आर को रेडियस ऑफ सिलेंडर मानो। सिलेंडर की दो इंपॉर्टेंट चीजें होती है, एक तो उसका एक्सिस होता है और दूसरा उसका रेडियस होता है। तो आप यहां पर अपने इस लाइन चार्ज को आप एज्यूम कर लो कि ये आपका एक्सिस है, ये आर आपके सिलेंडर का रेडियस है। अच्छा, आर को डिफाइन किसने किया? आर को डिफाइन किया आपके पॉइंट ने जहां पर आप फील्ड इवैल्यूएट करना चाहते हो। अगर आपका ये पॉइंट दूर होता, आपके आर का वैल्यू ज्यादा होता, आपका जो गॉसियन सिलेंडर होता वो बढ़ जाता। सो दैट मींस आप किस पॉइंट पे फील्ड निकालना चाहते हो, आपको उस पॉइंट और वायर के बीच का जो डिस्टेंस होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, उसी को आपको रेडियस ऑफ सिलेंडर मानना है। तो यहां पर आप देख सकते हो आर को मैंने एज रेडियस ऑफ सिलेंडर लिया। ये आपका सिंपली जो थ्रेड है ये आपका एक्सिस ऑफ सिलेंडर बन जाएगा। इन दोनों को यूज करके मैं एक गॉसियन सिलेंडर ड्रॉ कर रहा हूं। अब गॉसियन सिलेंडर के आप देख रहे हो कि सिलेंडर के 3 सरफेस एरियाज होते हैं। 2 फ्लैट सरफेसेस आपके पास होती है जिनका एरिया S2 और S3 से मैंने रिप्रेजेंट करा, और कर्व्ड सरफेस आपके पास होता है जिसका एरिया मैंने S1 से रिप्रेजेंट किया। अच्छा, ये आपके पास है ना यहां पे लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ये आपके पास है ना यहां पे लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से आपको पहले ही पता है कि फील्ड रेडियली आउटवर्ड होता है। तो आप देख सकते हो मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे रेडियली आउटवर्ड ड्रॉ किया हुआ है। फर्दर आप देख सकते हो कि जो कर्व्ड सरफेस एरिया पर मैंने एरिया वेक्टर लिया है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल है।
क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि जो आपके पास कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर होता है उस पे जितने भी एरिया वेक्टर्स होते हैं वो रेडियली आउटवर्ड्स होते हैं। और मैंने ये भी आपको कहा कि जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड एक लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से होता है वो भी रेडियली आउटवर्ड होता है। दोनों चीजें रेडियली आउटवर्ड है, इसीलिए इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो जीरो बन जाएगा। फर्दर आप देख सकते हो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड आपका रेडियली आउटवर्ड, मैंने यहां पे एरिया वेक्टर ds2 ड्रॉ किया है और वो परपेंडिकुलर टू सरफेस होने वाला है। सिमिलरली यहां पर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड है और यहां पर भी आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो परपेंडिकुलर टू प्लेन सरफेस जब आप ड्रॉ करोगे वो नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ आएगा। आप देख सकते हो कि यहां पर इन फ्लैट सरफेसेस के लिए आपका जो एंगल बिटवीन फील्ड एंड एरिया वेक्टर है वो 90 आ रहा है। सिमिलरली ऊपर वाला फ्लैट सरफेस जरा देख लो, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल कितना आपके पास है 90 डिग्री। तो यहां पर अभी तक होपफुली किसी को डाउट नहीं होगा, डायग्रामेटिकली आपको चीजें समझ में आई होंगी। अब यहां पर इंपॉर्टेंट पार्ट यह है कि मुझे तो इलेक्ट्रिक फील्ड को इवैल्यूएट करना है एट पॉइंट पी। याद रखा करो कि आप सिंपली इवैल्यूएट क्या करना चाहते हो, फिर एक्सप्लेनेशन में आपको तो भूल ही जाता है हम एक्चुअली फाइंड क्या करना चाहते हैं। सो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी को इवैल्यूएट करना है। हमें इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी इवैल्यूएट करना है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपके पास यहां पर लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आप लैम्डा डिफाइन करते हो, लीनियर चार्ज डेंसिटी, और लीनियर चार्ज डेंसिटी आपके पास होता है चार्ज पर यूनिट लेंथ। ये आपके पास दूसरा पॉइंट। चलो तीसरे पॉइंट पे आते हैं। तीसरा पॉइंट आपके पास गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम आपको यह बोलता है कि अगर आप सिंपली किसी चार्ज को बैग में एनक्लोज करते हो या किसी गॉसियन सरफेस में एनक्लोज करते हो, टोटल फ्लक्स जो बाहर आता है दैट इज क्यू एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। चार्ज दैट इज एनक्लोज्ड विद दैट गॉसियन सरफेस डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब आपको दिख रहा है ना यहां पे कि गॉसियन सिलेंडर है, गॉसियन सिलेंडर में कितना चार्ज एनक्लोज होगा वो हमें फाइंड करना है, वो हम फाइंड करेंगे। बट फिलहाल के लिए गॉस लॉ कि जो आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो गॉसियन सरफेस से बाहर आता है, इट इज सिंपली इक्वल टू जो चार्ज एनक्लोज होगा आपके गॉसियन सरफेस में डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। बहुत आसान। फर्दर अगर मैं बात यहां पे करूं, क्यू एनक्लोज्ड आपको निकालना है। अब क्यू एनक्लोज्ड जो है वो आप इस डेफिनेशन से निकाल सकते हो, क्योंकि लैम्डा आप लिख सकते हो इट इज इक्वल टू चार्ज। अब मैं यहां पे क्यू एनक्लोज्ड इवैल्यूएट करना चाहता हूं, मैं क्यू एनक्लोज लिख रहा हूं, मगर ये जो चार्ज है, जो ये क्यू एनक्लोज है, ये किस लेंथ पर है जरा वो देखते हैं। आपका एनक्लोज चार्ज ये है और ये किस लेंथ पर यहां पर आपका चार्ज स्प्रेडेड है, एल लेंथ पे। दैट मींस आपका क्यू एनक्लोज किस लेंथ पर है, लेंथ ऑफ सिलेंडर पर। तो मैं इसको डिवाइड यहां पे क्या करूंगा, एल, तब जाके किसके बराबर होगा रेशियो, ये लैम्डा के बराबर होगा। तो यहां पर मैं ऐसे भी बोल सकता हूं, और आपके पास जो क्यू एनक्लोज्ड होगा इट इज इक्वल टू, इस एल को यहां ट्रांसपोज कर दो, इट विल बी लैम्डा इनटू एल। अब इसको मैं लिख सकता हूं ना यहां पे क्यू एनक्लोज की जगह पे लैम्डा एल डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपके गॉसियन सिलेंडर से बाहर आ रहा है। अब गॉसियन सिलेंडर से जितना भी फ्लक्स बाहर आ रहा है वो आ रहा होगा ना S1 सरफेस, S2 सरफेस और S3 सरफेस से। दैट मींस जितना भी फ्लक्स बाहर आ रहा है, मैं बोल सकता हूं कि आप उस टोटल फ्लक्स को डिवाइड कर सकते हो, फ्लक्स जो S1 के थ्रू बाहर आ रहा है प्लस फ्लक्स जो S2 के थ्रू बाहर आ रहा है प्लस फ्लक्स जो S3 से बाहर आ रहा है। तो मैं इसको लिख सकता हूं यहां पे फोर्थ पॉइंट, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का डेफिनेशन आपके पास, आप इसको लिख सकते हो कि इट इज सरफेस इंटीग्रल, क्लोज सरफेस इंटीग्रल ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर, और इसको आप लिख सकते हो इट इज इक्वल टू लैम्डा एल डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। या मैं ऐसे भी बोल सकता हूं, और अब ये जो आपके पास यहां पे क्लोज सरफेस इंटीग्रल है, पूरा क्लोज सरफेस, पूरा एनक्लोज जो आपके पास सिलेंडर यहां पर है, ये तो तीन सरफेसेस का बना है, S1 S2 S3। तो मैं इस इंटीग्रल को सिंपली तीन सरफेसेस के लिए लिख सकता हूं अलग अलग। दैट मींस मैं इसको लिख सकता हूं, और इट इज इंटीग्रल ई वेक्टर डॉट, पहला सरफेस ds1 है तो ds1 वेक्टर ये सरफेस 1 के लिए। सिमिलरली मैं यहां पर क्या लिख सकता हूं, प्लस अब यही इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर मगर डॉट ds2 वेक्टर, ये सरफेस S2 के लिए, और प्लस मैं यहां पे लिख सकता हूं इंटीग्रल, क्योंकि तीसरा सरफेस भी है S3, ये आपके पास आएगा E वेक्टर डॉट ds3। बहुत आसान है। अब नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। मैं बोल सकता हूं कि ये सारा जो आपके पास है ये किसके बराबर होगा, लैम्डा एल बाय एप्सिलॉन नॉट। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, इट इज इक्वल टू, ये तीन इंटीग्रल्स है आपके पास, ये तीनों इंटीग्रल्स मिलकर इस इंटीग्रल के बराबर है।
क्योंकि पूरे सरफेस से जितना भी फ्लक्स बाहर आ रहा होगा आप उसको देख सकते हो, आप उसको एनालाइज कर सकते हो अलग अलग सरफेसेस के लिए, अलग अलग 3 सरफेसेस के लिए। ये दो आपकी फ्लैट सरफेसेस है और ये आपके पास कर्व्ड सरफेस एरिया है। तो होपफुली अभी तक कहीं पे डाउट नहीं होगा। चलो फर्दर देखते हैं। 5th स्टेप में मैं बोल सकता हूं ना कि आपके पास इंटीग्रल ये बनेगा EDS1, यहां पर cos ऑफ 0 डिग्री आ जाएगा। क्यों cos ऑफ 0 डिग्री आ जाएगा? आप डायग्राम में एक बार देख लो, ये आपका E वेक्टर है, ये आपका DS1 वेक्टर है, आपस में पैरेलल है तो एंगल कितना होगा? 0। बाकी दो के लिए DS2 और DS3 के लिए एंगल आपका 90 है, जो कि पहले हमने देखा था। तो यहां पर मैं इसको लिख सकता हूं प्लस इंटीग्रल EDS2, यहां पर cos 90 डिग्री आएगा, फिर प्लस आपके पास इंटीग्रल EDS3 cos 90 डिग्री आएगा, और ये सारा आपका यहां पर लैम्डा L बाय एप्सिलॉन नॉट के बराबर आएगा। ये वाला पार्ट तो कैंसिल हो जाएगा, ये वाला पार्ट भी आपका वैनिश हो जाएगा, बिकॉज cos 90 डिग्री किसके बराबर? 0 के बराबर होता है। मैं 6th पॉइंट यहां लिख सकता हूं, इंटीग्रल EDS1 cos 0 तो 1 के बराबर होता है, इट इज इक्वल टू लैम्डा L। अब जरा ये देख लो, जो आपके पास यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्योंकि पहले ही मैंने बताया था जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होता है गॉसियन सरफेस के लिए, उसके लिए वो कांस्टेंट होता है थ्रू आउट। तो जब आपने यहां पे लाइन चार्ज लिया, जब आपने गॉसियन सिलेंडर ड्रॉ किया, गॉसियन सिलेंडर के सरफेस पर हर एक जगह पे फील्ड का वैल्यू सेम होगा, इट विल बी कांस्टेंट। दैट मींस अगर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है पूरे गॉसियन सरफेस पर, इलेक्ट्रिक फील्ड का कुछ ना कुछ वैल्यू होगा उस गॉसियन सरफेस पर, वही इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू तो आप निकालना चाहते हो ना, क्योंकि आपका जो पॉइंट P है वो सिंपली गॉसियन सिलेंडर के सरफेस पर है। तो होपफुली कहीं पे डाउट नहीं होगा। दैट मींस ये इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ नहीं है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड आपका सिंपली पॉइंट P वाला इलेक्ट्रिक फील्ड है, EP है, और यहां पर इंटीग्रल DS1 आ जाएगा आपके पास, इट इज इक्वल टू लैम्डा L डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब जरा यहां पर देख लो, ये आपका सिंपली जब आप इंटीग्रेट करोगे यहां पे कर्व्ड सरफेस एरिया आपको फुल मिलेगा। सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया किसके बराबर होता है? मैं इसको लिख सकता हूं EP, सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया 2 पाई r, दिस इज द सर्कमफ्रेंस, ये सर्कमफ्रेंस वाला पार्ट हो गया, मल्टीप्लाई किससे करते हो? लेंथ ऑफ सिलेंडर से, मल्टीप्लाई L से हो जाएगा, इट इज इक्वल टू लैम्डा L डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। जरा फर्दर देख लो, मैं इसको लिख सकता हूं यहां पे EP। आप और एक चीज देख सकते हो, L और L कैंसिल हो जाएगा, L और L आपका यहां पर कैंसिल हो जाएगा, आपका EP आएगा, इट इज इक्वल टू, इस 2 पाई r को नीचे यहां डिनोमिनेटर में ले लो, इट विल बी 1 बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा बाय r। तो ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड किस पॉइंट पे आया? ये पॉइंट P पे आया। आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जो है पॉइंट P पे, ये डिपेंड नहीं कर रहा है इस लेंथ L पे। दैट मीन्स आप छोटा गॉसियन सिलेंडर लो, बड़ा गॉसियन सिलेंडर लो, उससे फर्क ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि गॉसियन सिलेंडर की लेंथ पे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड ही नहीं करता है। तो कभी कभी क्वेश्चन आपको ऐसे आ जाता है कि जो आप फॉर एग्जांपल लाइन चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड एक पॉइंट पे निकालते हो स्पेस में, क्या वो गॉसियन सिलेंडर के लेंथ पे डिपेंड करेगा? आपका आंसर क्या होना चाहिए? वो गॉसियन सिलेंडर के लेंथ पे डिपेंड नहीं करेगा। इस पॉइंट को आप पेन डाउन कर लो। फर्दर यहां पर आप देख सकते हो, मैं इसको लिख सकता हूं EP, it is equal to 1 by 4 pi epsilon naught multiplied by twice lambda divided by r। इसको मैं लिख सकता हूं 1 by 4 pi epsilon naught को यहां पे k twice lambda by r। ये 2 कहां से आया? मैंने डिनोमिनेटर में 2 से मल्टीप्लाई करा, न्यूमरेटर में भी 2 से मल्टीप्लाई किया, नीचे 4 pi epsilon naught आएगा, ऊपर अपना 2 वहीं पे रहेगा। इसको आप k लिख रहे हो 1 by 4 pi epsilon naught को, 2 lambda by r अपनी जगह पे रह रहा है। दैट मीन्स आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट P पे होगा, इट इज इक्वल टू k lambda divided by r multiplied by 2। इस रिजल्ट को आप मेमोराइज करोगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। इस रिजल्ट पे आपको ग्राफ भी पूछा जाता है और भी बहुत सारी कुछ चीज़ें इसके रिलेटेड पूछी जाती है। आपको 2 वायर्स दी होती है, बीच में आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होता है, तो वहाँ सुपर पोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह यूज़ होगा, बट हर जगह पे रिजल्ट यूज़ होगा k lambda by r into 2। तो होपफुली कहीं पे डाउट नहीं होगा। और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है